Student class 12th subject chemistry. We are going to revise or repeat or discuss this chapter because their elaboration videos are released before their timing. So dear student, first, what is the solid? According to kinetic motions theory, m- matter or constituent particle or matter are dynamic. Dear student, काइनेटिक मोशंस थ्योरी के अकॉर्ड किसी भी मैटर के पार्टिकल डायनेमिक मोशन पे होते हैं, मीन्स वो मोशन शो करते हैं। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जिनका शेप डिफिनेट होता है, साइज डिफिनेट होता है, जो वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, वो सॉलिड सब्सटेंस कहलाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, 3 पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किए। द सब्सटेंस ऑफ डिफिनेट शेप एंड साइज which show the dynamic motion according to kinetic theory, they are solid substance. सॉलिड सब्सटेंस मीन्स अपन कह सकते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पार्टिकल अपने प्लेस पर ही वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, जिन पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, जिनकी फिजिकल स्टेज स्टेबल या स्टेबिलिटी शो करती है, वो सॉलिड कहलाते हैं। सॉलिड स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स इनके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में पाया जाता है। मिनिमम डिस्टेंस देखने को मिलती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच। शेप और साइज डिफिनेट होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी ओन पोजीशन में स्टेबल रहते हुए वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, जिसके कारण ये रिजिड और नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमने कंक्लूड किया व्हाट आर द सॉलिड, द सब्सटेंस आर डेफिनेट शेप एंड साइज आर नोन एज द सॉलिड। मीन्स ये कहा गया काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्ड मैटर का हर पार्टिकल डायनेमिक होता है, वह मोशन शो करता है। सॉलिड स्टेट में दो या दो से अधिक पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दो या दो से अधिक इंटर पार्टिकल के बीच में मिनिमम इंटर स्पेस पाया जाता है। इनका शेप और साइज फिक्स होता है। ये वाइब्रेशन के द्वारा अपने स्टेज को स्टेबल करते हैं और अपने ही पोजीशन पर ये मोशन वाइब्रेशंस के फॉर्म में शो करते हैं, इसलिए ये रिजिड होते हैं और नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वी हैव डिफाइन द सॉलिड स्टेट। फिर से एक बार रिपीट कर लिया जाए। सॉलिड स्टेट काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्ड मैटर का हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डायनेमिक होता है, मीन्स काइनेटिक मोशन शो करता है। सॉलिड वो होते हैं जिनमें काइनेटिक मोशन मिनिमम होती है, जिससे ये फिजिकली स्टेबल होते हैं। अपने ही प्लेस पर स्टेबल रहते हुए यह क्या करते हैं, ये वाइब्रेटरी मोशंस को शो करते हैं। तो क्या क्या होता है सॉलिड में? सॉलिड में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मिनिमम मोशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इंटर पार्टिकल में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। डिस्टेंस मिनिमम होती है इंटर पार्टिकल के बीच में। इनका शेप और साइज फिक्स होता है। ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वाइब्रेशन या वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। अपनी पोजीशन में स्टेबल रहते हुए ये रिजिड होते हैं और नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। सॉलिड आर टू टाइप। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड किस तरह या किस मैनर पर इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हुए हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के मैनर के आधार पर सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और कुछ होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। यदि सिंपल वर्ड्स पर कहें तो यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है तब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं, और यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है तब वो एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम पर जाने जाते हैं। यदि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फिक्स रेगुलर मैनर पर अरेंज होते हैं। ये
मेल्टिंग पॉइंट शार्प और डेफिनेट शो करते हैं। इन पर इनकी सरफेस में भी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है और ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। दूसरी तरफ एमार्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर या प्रॉपर नहीं होता। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प और डेफिनेट नहीं होता। आउटर सरफेस में भी रेगुलर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता क्रिस्टल का और ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। चलिए थोड़ा सा बोनस स्टडी करते हैं। कहा यह जाता है कि जो एमार्फस सॉलिड होते हैं वो थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी एक निश्चित डायरेक्शन की हैं। इस आधार पर मैटर को हम आइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक दो नामों में आइसोलेट कर देते हैं। कहा यह जाता है आइसोट्रॉपिक है दिस प्रॉपर्टी मैटर इज आइसोट्रॉपी मीन्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी चेंज व्हेन डायरेक्शन इज चेंज। दिस प्रॉपर्टी सॉलिड इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी, सच मैटर इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट वन मीन्स हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड देयर अरेंजमेंट in form of crystal, in form of solid. Solid are two types, some are crystalline and some are amorphous solid. आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के मैनर के आधार पर किया। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं जो डिपेंड करेगा कि जिस सॉलिड की हम स्टडी कर रहे हैं उन सॉलिडों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बांधने वाला फोर्स या बाइंडिंग फोर्स किस नेचर का है। उस बाइंडिंग फोर्स के नेचर के आधार पर हम सॉलिड को 4 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यदि हम शॉर्ट में कहें ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स डिफरेंट सॉलिड आर हैव डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्स जस्ट लाइक। मतलब ये हुआ कि जो फोर्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट होता है जो उन्हें क्रिस्टल और सॉलिड के फॉर्म में बांध कर रखता है उसे बाइंडिंग फोर्स कहा जाता है। इस बाइंडिंग फोर्स के आधार पर यदि हम क्लासीफाई करते हैं तो हमें 4 टाइप के सॉलिड मिलते हैं। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट्स आयंस होते हैं, इसलिए शुरू करते हैं, पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। आयनिक सॉलिड की स्ट्रक्चरल यूनिट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं। इनके बीच में कूलाम्बिक अट्रैक्शन पाया जाता है जो कि अपोजिटिवली चार्ज आयन के बीच में डेवलप होता है। ये सॉलिड हार्ड और ब्रिटल होते हैं। इन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाए जाने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। Why ionic solids show the high melting and high boiling point? Because strong electrostatic force of attraction develop between the formula unit of ionic solid. ये सॉलिड नॉन वोलेटाइल होते हैं, मीन्स वेपराइज नहीं होते क्योंकि इनको वेपराइज करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ती है। ये सॉलिड मीन्स आयनिक सॉलिड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये खुद ही पोलर होते हैं। ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, कब? जब ये सॉलिड में स्टेट में होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन स्टेट पर आते ही ये कंडक्टर की तरह व्यवहार शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन उठता है कि आयनिक सॉलिड स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी का के कंडक्टर क्यों नहीं होते या बैड कंडक्टर क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि नॉन मोबिलिटी ऑफ आयन इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनके आयन नॉन मोबाइल होते हैं, मीन्स मोबिलिटी शो नहीं करते, इसलिए सॉलिड स्टेट पे ये आयनिक सॉलिड बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वांडर वाल फोर्स इंटर पार्टिकल बाइंडिंग फोर्स का काम करता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड
सॉफ्ट होते हैं। इनके बीच में वीक वंडर वाल फोर्स डेवलप होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये वोलेटाइल नेचर्स के होते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें लो अमाउंट ऑफ हीट फॉर वेपराइजेशन के लिए चाहिए होता है। पोलर सॉलिड आर soluble in polar solvent, non-polar solid are soluble in non-polar solvent. These are bad conductor of heat and electricity because they are found in form of molecules, not found in form of ion. तीसरा है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड की पार्टिसिपेटिंग या कंस्टिट्यूएंट यूनिट एटम्स होती हैं। इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट के बीच में पाई जाती है। ये नेचर में हार्ड और ब्रिटल होते हैं। इनके यह ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क में कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप होने के कारण डिफरेंट एटम्स के बीच में एक नेटवर्क डेवलप होता है। उस नेटवर्क डेवलप होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एक्चुअली नेटवर्क डेवलप होने के कारण इनके लिए हाई अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ती है ताकि इन्हें वेपराइज किया जा सके, और इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड के बीच में। क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, वाई सिलिकॉन इज अ कोवेलेंट, वाई? तो आंसर ये है कि वांडर वाल फोर्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है या डेवलप होता है, जबकि सिलिकॉन के ऑक्साइड के बीच में नेटवर्क डेवलप होने के कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप कर देता है। नेक्स्ट वन इज अ, तो डियर स्टूडेंट, हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स के बेस पर आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड लास्ट वन इज द मेटेलिक सॉलिड को पढ़ रहे हैं। मेटेलिक सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी स्ट्रक्चरल यूनिट मेटेलिक एटम होती हैं। ये सॉलिड मेटल एटम से मिलकर बने होते हैं। इन सॉलिड की इंटर पार्टिकल यूनिट के बीच में मेटेलिक बॉन्ड डेवलप होता है। इनकी रेंज सॉफ्ट से स्टार्ट होकर बहुत हार्ड तक होती है। यह लो से हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। ये लोअर टू हायर हीट इवेपराइजेशन कंडीशन शो करते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और ये नॉन डक्टाइल होते हैं और ये मेलेबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स वी आर क्लासीफाई द सॉलिड in 4 categories: ionic solid, molecular solid, covalent solid and metallic solid. आपका फंक्शन ये है कि आप इनके 2 या 3 कैरेक्टर्स के लिए स्टडी करें और साथ में 2 या 3 एग्जाम्पल के स्टडी करते हुए इन सभी को कंपेयर करें। न्यू टर्म है यूनिट सेल। डियर स्टूडेंट, ये रिटन फॉर्म में आता है 1 और 2 मार्क्स। तो यदि हम इसे कहें, यदि हम a group of few lattice point of a space, lattice shows repetition, कह रहे हैं a group of few lattice point, कुछ लेटिस पॉइंट को देखा जाए तो हम बार बार क्या देखते हैं कि वही ग्रुप ऑफ लेटिस पॉइंट ही बार बार रिपीट होते हैं। तो अपन कह सकते हैं वह स्मॉलेस्ट रिपीटेबल ग्रुप जो कि लेटिस पॉइंट पर बार बार रिपीट होकर के उस पूरे क्रिस्टल को फॉर्म करता है, वह स्मॉलेस्ट रिपीटेबल ग्रुप यूनिट सेल के नाम पर जाना जाता है। मीन्स यदि हम और इसे सिंपल वे पर कहें कि वह सबसे छोटी यूनिट, चाहे वो एक से बनी हो या ग्रुप ऑफ लेटिस पॉइंट से या ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनी हो, वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका रेगुलर अरेंजमेंट किया जाए तो उस रेगुलर अरेंजमेंट से हमें क्रिस्टल प्राप्त होता है। उस स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अरेंजमेंट से हमें एक क्रिस्टल मिलता है उसे हम यूनिट सेल के नाम पर जानते हैं। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि हमारा जो क्रिस्टल होता है उस या सॉलिड होता है वो क्रिस्टल और क्रिस्टल लैटिस पॉइंट से मिलकर बनता है।
तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लेटिस पॉइंट जो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, उनके रेगुलर अरेंजमेंट से पूरा का पूरी क्रिस्टल या सॉलिड डेवलप होता है। वह सबसे छोटी रिपीटेबल यूनिट जिसके प्रॉपर अरेंजमेंट या रेगुलर अरेंजमेंट से क्रिस्टल का डेवलपमेंट या सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, वो यूनिट सेल के नाम पर जानी जाती है। डियर स्टूडेंट, यूनिट सेल दो तरह की होती हैं। एक है स्टडी हम 2 वे से करते हैं, तरह नहीं कह सकते। वी हैव स्टडी द यूनिट सेल ऑन द 2 वे। फर्स्ट 2 डायमेंशनल यूनिट सेल और दूसरी है 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो आपको क्लियर हो गया यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल हुई है, हमने ये कहा कि वो रिपीटेबल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अरेंजमेंट से, किस तरह का अरेंजमेंट, रेगुलर और प्रॉपर अरेंजमेंट से वो क्रिस्टल या सॉलिड डेवलप होता है, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यदि A regular arrangement of a lattice point is one plane, यदि लेटिस पॉइंट का अरेंजमेंट केवल एक प्लेन पर हो तो बनने वाला लेटिस 2 डायमेंशनल लेटिस होता है। तो अपन इसे डिफाइन करते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लेटिस दैट फॉर्म द होल लेटिस बाय रिपीटेशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। हम वही डिफिनीशन है, वह स्मॉलेस्ट पार्ट लेटिस का जो लगातार रिपीट करता है रेगुलर मैनर पर और वन प्लेन पर रिपीट करके क्या बनाता है, क्रिस्टल फॉर्म करता है, तब बनने वाला 2 डायमेंशनल यूनिट सेल होती है। 2 डायमेंशनल लेटिस एंड 2 डायमेंशनल यूनिट सेल आर ऑफ 5 टाइप, ये 5 तरह की होती हैं। लेटिस नाम देखिए, स्क्वायर यूनिट सेल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर। हाँ, हेक्सागोनल लेटिस जो होता है वो रोम्बिक विथ 60 डिग्री यूनिट सेल फॉर्म करता है, जबकि जो रोम्बिक लेटिस होता है वो रेक्टेंगल विथ इंटीरियर पॉइंट फॉर्म करता है। तो यदि हम इसे कंक्लूड करें तो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल वन प्लेन पर डेवलप होती है। इसमें लेटिस जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं और उनकी रिपीटेशन से पूरा का पूरा एक प्लेन पर लेटिस क्रिस्टल फॉर्म होता है, तब ये 2 डायमेंशनल होती है। यदि इसे कंपेयर करें 3 डायमेंशनल यूनिट सेल से तो अपन कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस ऑफ क्रिस्टल द अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट मीन्स वो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो लगातार रिपीट करके 3 डायमेंशनल स्पेस में क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करती है या फॉर्म करती है, वह स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लेटिस पॉइंट शोविंग द जियोमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल लेटिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। मीन्स 3 डायमेंशनल वाले लेटिस पॉइंट लगातार अपने आप को रिपीट करते हुए 3 डायमेंशनल लेटिस पॉइंट डेवलप करते हैं, जिसे हम 3 डायमेंशनल लेटिस पॉइंट के नाम पर जानते हैं। ये 2 टाइप की होती हैं, पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी है सेंटर्ड यूनिट सेल। डियर स्टूडेंट, वी हैव कॉइन द वर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल अभी हमने जाना और यूनिट सेल को के पहले हमने सॉलिड और सॉलिड के क्लासिफिकेशन को जाना। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं व्हाट डू मीन्स बाय पैकिंग ऑफ सॉलिड। सो डियर स्टूडेंट, लेटिस पॉइंट पहला वर्ड आता है जो हम आपके ब्रेन पर काउंट होगा। हाउ टू डिफाइन द लेटिस पॉइंट? द पॉइंट which show constituent in crystal structure are known as a lattice point. The point which show constituents in crystal structure, किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बनाने वाले वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे क्रिस्टल बनता है उसे हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। दूसरा वर्ड आएगा क्रिस्टल लेटिस। क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर which is shown by lattice point is known as the crystal। फिर आपको बताया गया यूनिट सेल क्या है, तो आपने कहा स्मॉलेस्ट ग्रुप लेटिस पॉइंट का जो अपने आप को लगातार रिपीट करता है जिससे क्रिस्टल बनता है, वो यूनिट सेल कहलाती है। यही आपने 2 डायमेंशनल यूनिट सेल के बारे में कहा कि ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल का, क्रिस्टल लेटिस का, एक प्लेन पर बनता है, अपने आप को लगातार रिपीट करता है और क्रिस्टल लेटिस डेवलप होता है। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के बारे में आपने क्या कहा? ये स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है लेटिस पॉइंट का जिसकी ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल होती है, जिससे 3 डायमेंशनल लेटिस डेवलप होता है और बनने वाली सेल 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के नाम पर जानी जाती है। अब थोड़ी सी बात आती है नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यदि हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं तो उसमें कितने एटम होंगे? 1।
यदि हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 4, और यदि हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से लेते हैं तब उसमें एटम का नंबर क्या होगा 2। सो डियर स्टूडेंट, अब हम न्यू टर्म्स डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज़ द पैकिंग मीन्स 2 डायमेंशनल पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल पैकिंग। डियर स्टूडेंट, पैकिंग means arrangement of constituent atom or unit in a crystal lattice is known as a packing। पैकिंग को हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल लैटिस में अरेंज वो सभी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स जो अरेंज होकर वो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करती हैं, पैकिंग कहलाती है। पैकिंग के पहले हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जानना जरूरी है, या इसके नॉलेज के बिना हम पैकिंग को प्रॉपर नहीं समझ सकते। तो पहले चलिए समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसी को लैटिस कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम पर भी जाना जाता है। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एटम या नियरेस्ट नाइबरिंग एटम्स का वह नंबर जिससे वह एटम चारों तरफ से घिरा रहता है, या जिन जिन को वो टच करता है या जिनके वो कनेक्शन में रहता है, वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। मीन्स अपन कह सकते हैं द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन कॉन्टेक्ट ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट, मीन्स एक कंस्टिट्यूएंट से कितने अदर लिंक सराउंडिंग्स में जुड़े हुए हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कुछ और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेस लैटिस का ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड की जा सकती है क्रिस्टल लैटिस में। यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक लैटिस का निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा नंबर सिंपल क्यूबिक लैटिस का तो वो 6 होता है, जबकि सेंट्रड क्यूबिक लैटिस का ये 12 होता है। इसी तरह से हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पैकिंग करते हैं। 2 डायमेंशनल पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के फॉर्म में होती है, जबकि 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होती है वो हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के फॉर्म में देखने को, या बॉडी सेंटर्ड फॉर्म में देखने को मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम 2 टर्म्स को क्लियर करते हैं, पहला है पैकिंग और दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर। मीन्स ये हुआ कि किसी क्रिस्टल लैटिस को डेवलप करने के लिए जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम या यूनिट्स होती हैं वो अरेंज होती हैं, और उनका प्रॉपर अरेंज होना ही पैकिंग कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ये है कि जो भी आपने क्रिस्टल लैटिस डेवलप किया है या क्रिस्टल या सॉलिड डेवलप किया है, उसकी सिंगल कंस्टिट्यूएंट या एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट के साथ कितने और कंस्टिट्यूएंट यूनिट उसके टच में है या उसके कांटेक्ट में है, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। डियर स्टूडेंट, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एक प्लेन पर होने वाली पैकिंग, ध्यान दीजिएगा 2 डायमेंशनल मीन्स सिंगल प्लेन में या 1 प्लेन में होने वाली है। ये 2 तरह की होती है, इसमें हम पहली स्क्वायर पैकिंग और दूसरे में हम हेक्सागोनल पैकिंग करते हैं। जबकि 3 डायमेंशनल क्लोज जो पैकिंग होती है, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मीन्स आपने 2 डायमेंशनल में 1 प्लेन में अरेंज किया था, जबकि 3 डायमेंशनल में आपका अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल होगा, किसका? कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का, जो कि क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। इस तरह की पैकिंग से स्क्वायर हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यदि हम जानें कि सिंपल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, यूनिट सेल जो होती है सिंपल क्यूबिक, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग जो होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो लर्न करिए ये डाटा। क्या कहा हमने? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमने क्या देखा कि जो कंस्टिट्यूएंट क्रिस्टल होते हैं वो 3 डायमेंशन पर डेवलप होते हैं, और इससे हमें 4 तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पहला है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एग्जाम्पल लर्न करेंगे बुक से। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका? 12। तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और यदि हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का पर्टिकुलर एक फार्मूला ये वे है जिसे हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपका काम क्या है? यू हैव लर्नड द नेम कोऑर्डिनेशन नंबर एंड 2 एग्जाम्पल फॉर ईच नेम। तो हमने 3 डायमेंशनल पैकिंग में जाना कि सिंपल क्लोज पैकिंग 6,
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 12, क्यूबिक क्लोज पैकिंग 12, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग 8 कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने पैकिंग के बारे में जाना। हमने ये जाना कि किसी क्रिस्टल लैटिस को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स किस मैनर पर या किस तरह अरेंज होते हैं जिससे वो क्रिस्टल लैटिस डेवलप होता है। ये अरेंजमेंट का मैनर ही पैकिंग कहलाता है। दूसरा आया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो किसी भी क्रिस्टल या क्रिस्टल लैटिस या सॉलिड को फॉर्म करने वाली सिंगल कंस्टिट्यूएंट यूनिट कितने दूसरे कंस्टिट्यूएंट यूनिट के कांटेक्ट में रहती है, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हमें दो तरह की पैकिंग देखने को मिलती है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यदि हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो इसमें जो डेवलपमेंट या अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्ट क्रिस्टल का, वो 3 डायमेंशनल होता है। ये 4 टाइप के वे शो करती है। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 12, क्यूबिक क्लोज पैकिंग 12 और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग 8 कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। नेक्स्ट टर्म है पैकिंग इफ़िशियंसी। मीन्स जो हमने पैकिंग करी, अरेंजमेंट किया, उसकी इफ़िशियंसी कैसी है। मीन्स अपन कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम इज इन अ यूनिट नोन एज द पैकिंग इफ़िशियंसी। मीन्स जो यूनिट सेल होती हैं या जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, वो अरेंजमेंट के दौरान जब क्रिस्टल डेवलप करती हैं तो उनके द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है, उनके द्वारा कवर किया गया या ऑक्यूपाई किया गया स्पेस ही उसकी पैकिंग इफ़िशियंसी के नाम पर जाना जाता है। मीन्स अपन कह सकते हैं कि वह परसेंटेज या टोटल स्पेस जो उस यूनिट सेल की एटम्स या कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के द्वारा कवर किया जाता है, वो पैकिंग इफ़िशियंसी के नाम पर जाना जाता है। यदि हम कहें कि पैकिंग इफ़िशियंसी मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ देखने को मिलती है, तो पैकिंग इफ़िशियंसी मिनिमम सिंपल क्यूबिक लैटिस में एज अबाउट 52 पॉइंट, सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में 68 पॉइंट और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 74% एफिशिएंसी देखने को मिलती है। मीन्स वी कैन से दैट क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज़ द मच इफिशिएंट पैकिंग। पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब ये है कि जब कोई क्रिस्टल फॉर्म होता है तो उनके 2 या 2 से अधिक यूनिट्स के बीच में स्पेस बचता है। वो स्पेस किस में कितना मिनिमम है और किसके द्वारा ज़्यादा उस स्पेस को कवर किया जाता है, यही उसकी पैकिंग इफिशिएंसी कहलाता है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर द पैकिंग इफिशिएंसी एक नया टर्म्स लेते हैं, वॉइड वैकेंसीज या इरेगुलरिटीज़। तो वॉइड्स का मतलब या वैकेंसीज का मतलब ये है कि जो भी आपने क्रिस्टल लिया, उन कंस्टिट्यूएंट क्रिस्टल के बीच में कितना स्पेस छूटा हुआ है या कितनी ब्लैंक स्पेसेस हैं, वो इसकी वैकेंसी या वॉइड्स हैं। मीन्स द स्पेस फाउंड बिटवीन कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट के बीच में पाया जाने वाला स्पेस ही क्या कहलाता है, वॉइड या वैकेंसीज के नाम पर जाना जाता है। हमारे सिलेबस में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे। तो हमने जाना था कि टेट्राहेड्रल जो वॉइड होते हैं ये क्रिएट किए जाते हैं, इट इज़ wide created by placing a sphere on 3 touching sphere in the first place of hexagonal packing, coordination number of 4 radius is here। फिर आता है नाम। तो हमने जाना पॉइंट या वैकेंसीज क्या होती हैं कि 2 या 2 से अधिक किसी एक क्रिस्टल के जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उनके बीच में कितना स्पेस होता है, ये वॉइड्स या वैकेंसीज के नाम पर जाना जाता है। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने वॉइड्स के बारे में कुछ लिटरेचर जाना। हमने क्या जाना, स्ट्रक्चरल ऑफ क्रिस्टल फॉर्म द कंस्टिट्यूएंट सम प्लेसेस लेफ्ट वैकेंट। जब हम क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं या क्रिस्टल फॉर्म होता है तो उन क्रिस्टल की यूनिट्स के बीच में कुछ वैकेंसी या ब्लैंक स्पेस देखने को मिलते हैं। ये ब्लैंक स्पेस स्पेसिफिक जियोमेट्री के होते हैं या होल्स होते हैं। इन होल्स या वैकेंट स्पेस को ही हम वॉइड्स के नाम पर जानते हैं। ये जो होल्स होते हैं या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिडिल में होते हैं, तब हमें यदि वो मिडिल में होते हैं तब हम उनसे इंटरस्टियल वॉइड के नाम पर जानते हैं। मीन्स किसी भी क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल के फॉर्म होते समय 2 या 2 से अधिक यूनिट्स के बीच में बनने वाला ब्लैंक स्पेस या होल वॉइड्स के नाम पर जाना जाता है। यदि वॉइड्स प्रॉपर जगह पर होता है या तो वह क्रिस्टल के बीच में होता है तब उसे इंटरस्टियल वॉइड के नाम पर जाना जाता है। ये वॉइड 2 टाइप के होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट हमने वॉइड्स के बारे में जाना। वॉइड्स दो तरह के होंगे, पहला टेट्राहेड्रल और दूसरे हमारे जो होंगे वो होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके बाद हम आते हैं डिफेक्ट पर। डियर स्टूडेंट, इट इज़ द सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एनुअल एग्जामिनेशन मीन्स डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट्स आर इनपरफेक्शन इन सॉलिड। चलिए शुरू करते हैं। डिफेक्ट का मतलब क्या है? मीन्स एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पर भी एक क्रिस्टल को सॉलिड में चेंज किया जाए। मीन्स यदि हम एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर ले लें, एटम आयन या मॉलिक्यूल्स को हम रेगुलर अरेंज करें, उससे क्रिस्टल बने और उस क्रिस्टल को लगातार रिपीट करके यदि सॉलिड बनाया जाए, इस लोअर एनर्जी पर ऐसा करने पर भी हम क्या देखते हैं कि वह प्रॉपर नहीं होता, या जैसे हम उस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उस क्रिस्टल की कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और उसका वह डेविएट होना शुरू हो जाता है अपने रेगुलर अरेंजमेंट से इरेगुलर होने पर। इस तरह से क्या कह सकते हैं कि यह वह डेविएशन जो प्रोड्यूस होता है टेम्परेचर या अदर रास्तों के कारण, जिसके कारण वह सॉलिड में डिफेक्ट इम्परफेक्शन प्रोड्यूस होता है, तब हम इसे नाम देते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। एक्चुअली हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स की चर्चा कर रहे हैं। मीन्स हम चर्चा कर रहे हैं कि जब सॉलिड में टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है, तब वो किस तरह से उसके क्रिस्टल जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट हैं वो अपने रेगुलर अरेंजमेंट से डेविएट होना शुरू होते हैं, तब उनमें इम्परफेक्शन आता है और इसीलिए इसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या इम्परफेक्शन के नाम पर जाना जाता है। जब क्रिस्टल परफेक्ट से इम्परफेक्ट होना शुरू हो जाता है, तब उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होना शुरू होती हैं या मॉडिफाइड हो जाती हैं, या वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। प्रॉपर्टीज़ में अधिकतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जैसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में डिफेक्ट या डेविएशन देखने को मिलता है। तो हमने ये जाना कि जब क्रिस्टल को एब्सोल्यूट जीरो पर प्रिपेयर किया जाता है, उसके एटम आयन मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं रेगुलर वे पर, तब एक लोवेस्ट एनर्जी पर एक क्रिस्टल या सॉलिड बनता है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, जिस मैनर पर वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होते हैं, उस मैनर से रेगुलर से इरेगुलर होते हुए वो डिविएट होना शुरू होते हैं। एक्चुअली ये डिविएशन किसके कारण होता है? थर्मोडायनेमिक या टेम्परेचर के कारण होता है, इसलिए हम इसे थर्मोडायनेमिक इम्परफेक्शन के नाम पर जानते हैं। इस इम्परफेक्शन के कारण उस सॉलिड या उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और अदर कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं? इम्परफेक्ट या रिड्यूस या रियून हो जाते हैं। सॉलिड में दो तरह के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, कुछ हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और कुछ हैं पॉइंट डिफेक्ट। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ऐसे डिफेक्ट जो क्रिस्टल में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रोड्यूस होते हैं, तब हम उसे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। कैसे हुआ समझिएगा बात। क्लास 11th में थोड़ा पहुँचिए, आपने बोहर मॉडल पढ़ा था। आपने ये जाना कि आपने मिनिमम टेम्परेचर या मिनिमम एनर्जी पर आपने उस क्रिस्टल को फॉर्म किया। जब मिनिमम एनर्जी होगी तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर ही रेसाइड या रिवॉल्व करेगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन लोअर से हाई एनर्जी पर क्या होता जाएगा? ट्रांसफ़र होता हुआ चला जाएगा, और इस तरह से हायर एनर्जी पर जब ट्रांसफ़र होगा, एक्साइटेड होगा तो न्यू रिएक्शंस को शो करेगा और इस तरह का डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो अपन कह सकते हैं इस तरह की इरेगुलरिटीज़ मिस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होती है? क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट के कारण प्रोड्यूस होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी पाने पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर क्या जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे सिलिकॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है हायर टेम्परेचर पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है इसके इलेक्ट्रॉन लोअर से हाई एनर्जी पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इलेक्ट्रॉन के कारण है। क्यों है? कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और न्यू कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाएंगे उस सॉलिड में। दूसरा है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट एटम या आयन के डेविएशन में जिस रेगुलर अरेंजमेंट पर वो अरेंज होते हैं, जब उस किसी सॉलिड में
रेगुलर अरेंजमेंट पे अरेंज एटम आयन या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब उस रेगुलर अरेंजमेंट से डेविएट होना शुरू होते हैं, अपने प्लेसेस को लीव करना शुरू कर देते हैं, तब होने वाला डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट के नाम पर जाना जाता है। इस डिफेक्ट में होता क्या है, एटम या आयन जो होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन से क्या होना हो शुरू होते हैं, डेविएट या विचलित होना शुरू होते हैं, और इस कारण से क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज कॉल्ड लैटिस डिफेक्ट, और इस तरह से लैटिस फैलना शुरू करता है, और यह डिफेक्ट भी टेम्परेचर के कारण होता है। अब हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट टू टाइप्स के हैं। पहला है स्टायोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा है नॉन स्टायोमेट्रिक डिफेक्ट। दोनों वर्ड को पहले समझ लें। स्टायोमेट्री का मतलब क्या, स्टायोमेट्रिक केमिस्ट्री 9th से आपको स्टडी कराएगी इस ब्रांच की। एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ अ लेबोरेटरी वर्क। लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, निश्चित अमाउंट मटेरियल्स का लेते हैं, उन्हें हम फ्यूज कराते हैं और फिर इस निश्चित रेशियो वाला हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो यदि वो केमिस्ट्री के सारे रूल्स फॉलो किए जाएं या डिफरेंट लॉज को फॉलो किया जाए और वो फॉलो हों, तो जो भी रेशियो निकलेगा वो स्टायोमेट्रिक होगा। यदि वो रूल लॉ या प्रपोर्शंस को फॉलो ना करते हुए न्यू प्रोडक्ट बनाएगा तो वो नॉन स्टायोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, स्टायोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला डिफेक्ट है हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा है इंटरस्टियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टियल डिफेक्ट, तो पहले समझ लीजिए वैकेंसी और इंटरस्टियल का मतलब क्या है। जब आप कोई क्रिस्टल फॉर्म होता है, उस क्रिस्टल की स्टडी करते हैं, तो जहाँ पर जिस पार्टिकल को अरेंज होना होता है वो वहीं पर अरेंज है या उस प्लेस को छोड़कर कहीं अंदर या बाहर गया हुआ है, वो वैकेंसी है या होल है। लेकिन जब पर्टिकुलर वो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स अपनी जगह को छोड़कर दो या दो से अधिक कंस्टिट्यूएंट यूनिट के बीच में जाकर छूट जाता है या वहाँ पर रेसाइड हो जाता है, तब वो स्पेस क्या कहलाता है, इंटरस्टियल कहलाता है। तो आपने कहा अपनी जगह से निकल कर बाहर हो गया या अपनी जगह से, तब ये वैकेंसी है या इसी को होल कहेंगे। लेकिन यदि वो अपनी जगह को छोड़कर दो या दो से अधिक यूनिट्स के बीच में क्या हो जाता है, सिचुएटेड हो जाता है, तब हम उसे क्या नाम देते हैं, इंटरस्टियल स्पेस नाम देते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट जो कि एक पॉइंट डिफेक्ट है, इसमें कौन कौन से करेक्टर होते हैं। तो कहा ये गया कि जब कुछ लैटिस पॉइंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ही प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जब अरेंजमेंट हुआ है हो सकता ना हो वहाँ पर प्रेजेंट, तब ये डिफेक्ट वहाँ पर प्रोड्यूस होता है और इसे वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। मीन्स ये हुआ कि जब हम क्रिस्टल को हीट करते हैं, हीट करने पर क्या होता है, डिफेक्ट डिक्रीज डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। तब हम उसे हीट करेंगे तो पर्टिकुलर जो लैटिस पॉइंट है वहाँ से उसका कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स या पार्टिकल जो है वहाँ से मूव कर जाता है या एब्सेंट हो जाता है, तब ये वैकेंसी डिफेक्ट है। अब दूसरा आता है इंटरस्टियल डिफेक्ट, हमने अभी डिस्कस ही किया। जब कोई एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, समझिएगा, जब कोई एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स जो भी है, वो इंटरस्टियल साइड पर, क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टियल साइड पर अपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, तब जो भी डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे इंटरस्टियल डिफेक्ट के नाम पर जाना जाता है। ये क्यों प्रोड्यूस होता है, जब हाई प्रेशर हम कॉज करते हैं, डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, और इसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। समझिएगा बात, आपने 10 यूनिट से बना हुआ मान लीजिए कोई क्रिस्टल लिया, मान लेते हैं आपने सोडियम का एक क्रिस्टल लिया, वो 10 सोडियम से मिलकर बना है। यदि सोडियम 10 सोडियम से बने हुए क्रिस्टल में, मीन्स एक सोडियम एक यूनिट का काम कर रहा है, 10 सोडियम से बने हुए उस सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट यदि काज हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसमें से 1, 2 या 4 टेम्परेचर बढ़ाया आपने, टेम्परेचर बढ़ाने पर 1, 2, 3 पॉइंट या सोडियम के एटम उस क्रिस्टल को छोड़कर बाहर हो जाएं, तो जब सोडियम एटम ही उस क्रिस्टल से बाहर हो जाएगा, क्यों बाहर हुआ, क्योंकि आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। इसका मतलब हुआ कि उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगी, ऑलरेडी उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कब, जब वैकेंसी डिफेक्ट होगा। इंटरस्टियल डिफेक्ट में आपने क्या कहा, आपने कहा है कि जो इंटरस्टियल स्पेस है, मीन्स 2 या 2 से अधिक जो क्रिस्टल लैटिस बने हों उनके बीच का जो स्पेस है, जब बाहर से कोई यूनिट सेल उनके बीच में इंटर कर जाती है, वहाँ पर पहुँच जाती है, तब हमें इंटरस्टियल डिफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों होता है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, इंटरस्टियल स्पेस पर यूनिट सेल पहुँचती हैं, और जब एक्स्ट्रा आपने कहा 10 से बना था और 2 यूनिट और इंटर कर गई, अब वो क्रिस्टल 12 से बन गया, क्यों, प्रेशर लगाने से। तो वो इंटरस्टियल डिफेक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि आपने प्रेशर लगाया है।
तो दोनों का मेंशन ध्यान रखें क्योंकि आगे जस्टिफाई करना है। क्या बताया आपने, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टियल डिफेक्ट। वैकेंसी में क्या होता है, क्रिस्टल की यूनिट जो सॉलिड की यूनिट होती है वो निकल कर बाहर हो जाती है। क्यों बाहर हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। तो जब नंबर ऑफ यूनिट कम हो जाएंगी टेम्परेचर के कारण, तो ऑलरेडी वैकेंसी डिफेक्ट के कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इंटरस्टियल डिफेक्ट में दो या दो से अधिक यूनिट्स के बीच में कोई नया के बीच में न्यू यूनिट इंटर कर जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने से जब दो या दो से अधिक यूनिट्स के इंटरस्टियल स्पेस पर नई यूनिट इंटर करेगी तो ऑलरेडी उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसमें दो डिफेक्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। हमने अपने वीडियो में इनको बेहतर ढंग से डिस्क्राइब किया, आज इन्हें शॉर्ट में फिर से डिस्क्राइब करते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जब लैटिस पॉइंट से, ध्यान दीजिए हम बहुत कम शब्दों में बोल रहे हैं, जब लैटिस पॉइंट से कोई आयन डिसअपियर हो जाता है तब प्रोड्यूस होने वाला डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। क्लियर हुआ, मीन्स जब किसी लैटिस पॉइंट, किसी क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट से जब कोई यूनिट डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, तो होने वाला डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम पर जाना जाता है। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव एंड गेट मिक्स देयर लैटिस पॉइंट एंड मेक होल्स इन दीज प्लेसेस। फिर आपने क्या कहा, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, कुछ आयन लीव कर देते, छोड़ देते हैं लैटिस पॉइंट को और कहाँ पहुँच जाते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं उस इंटरस्टियल स्पेस को। तो आपने क्या कहा, यदि किसी लैटिस पॉइंट से कोई यूनिट गायब हो जाए तो वो शॉर्टकी डिफेक्ट है, और यदि गायब ना होकर के वह यूनिट अपने प्लेस को डिस्प्लेस करे और इंटरस्टियल स्पेस पर पहुंच जाए तो वो कौन सा डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब आपने क्या कहा, शॉर्टकी डिफेक्ट में आयन डिसअपियर हो जाता है। जब आयन डिसअपियर हो जाएगा तो बराबर बराबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह डिसअपियर होंगे, इसलिए डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होगा वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, आपने कहा सर एक आयन ने अपनी प्लेस को छोड़ा और इंटरस्टियल स्पेस पर पहुंचा, इसका मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो गया। शॉर्टकी डिफेक्ट में आपने कहा सर आयन डिसअपियर हो गया है, जब आयन कम हो जाएंगे तो ऑलरेडी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ फ्रैंकल डिफेक्ट में आपने कहा सर डेंसिटी इंक्रीज हुई है या रिमेन कांस्टेंट रह गई। अधिकतर कांस्टेंट रहती है, क्यों, क्योंकि जो पर्टिकुलर यूनिट होती है वो अपने प्लेस को छोड़ती है, क्रिस्टल या लैटिस को नहीं छोड़ती। लास्ट आंसर, शॉर्टकी डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल में देखने को मिलता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, जिसके क्रिस्टल कैटायन और एनायन लगभग एक ही साइज से मिलकर बने होते हैं, ऐसे में शॉर्टकी डिफेक्ट ज़्यादा होता है। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट लो कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में देखने को मिलता है और ऐसे क्रिस्टल में ज़्यादातर देखने को मिलता है फ्रैंकल डिफेक्ट जिसके कैटायन स्मॉलर होते हैं, किसके अपेक्षा, एनायंस की अपेक्षा। तो वह पहला आंसर जो समझने के लिए था, जो आपके सारे क्लू क्लियर करेगा, वो ये था, कुछ आयन्स डिसअपियर होते हैं लैटिस पॉइंट से तब शॉर्टकी डिफेक्ट, और कुछ आयन अपने पे लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टियल स्पेस पर पहुंचते हैं तब वो डिफेक्ट क्या होता है, तब आपने उसे नाम दिया फ्रैंकल डिफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, हमने वैकेंसी और इंटरस्टियल डिफेक्ट, वैकेंसी और इंटरस्टियल दोनों को बेहतर डिफाइन किया। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, कीवर्ड अभी हमने डिफाइन किया। अब चल रहे हैं आगे न्यू टर्म्स पर, नॉन स्टायोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें दो तरह के हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और है मेटल डेफिसिट डिफेक्ट। इनको हमने पिछले चैप्टर में बहुत बेहतर ढंग से डिस्क्राइब किया था। अब हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर सॉलिड तीन तरह के होंगे। जो मैक्सिमम इफिशिएंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे वो कंडक्टर होंगे, जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे वो या नहीं करेंगे वो इंसुलेटर होंगे, जो ना तो मैक्सिमम होंगे ना तो मिनिमम या लेस होंगे, मिडिल में होंगे वो सेमीकंडक्टर होंगे। तो हमारे टू द कैरी ऑफ or transfer of electron or electricity, solid are three types, conductor, semiconductor and insulator। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग पर आएगा, कैसे हम तीनों को डिफ्रेंशिएट करें एक वर्ड पर कि कंडक्टर कौन है, सेमीकंडक्टर कौन है और इंसुलेटर कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि कंडक्टिविटी 10⁴ से 10⁷ पर ओम पर मीटर है तो वो कंडक्टर है। यदि कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 से 10⁴ पर ओम पर मीटर है तो सेमीकंडक्टर है। और यदि यह जो वैल्यू है 10⁻20 से 10⁻10 पर ओम पर मीटर हो जाती है तो ऐसे
सॉलिड क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये वन वर्ड क्वेश्चन हैं और आपको फर्दर स्टडी में मदद करेंगे। तो कंडक्टर कौन होंगे, जिनकी कंडक्टिविटी 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर। सेमी कंडक्टर वो हुए जो 10⁻⁻6 से 10⁴ तक, और इंसुलेटर 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, वो इंसुलेटर होंगे। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बाद हम चल रहे हैं सीधे हाउ टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर कैरेक्टर ऑफ इंसुलेटर। डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो तरह के क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं, या तो कंडक्टर और या तो इंसुलेटर। यदि कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम हो जाए तो वो सेमी कंडक्टर में बदल जाएगा, और यदि इंसुलेटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दी जाए तो ऑलरेडी वो इंसुलेटर सेमी कंडक्टर में बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम सेमी कंडक्टर को की कंडक्टिविटी इंक्रीज करें और वो सेमी कंडक्टर को कंडक्टर में चेंज करें, या ऐसा भी कह सकते हैं हम इंसुलेटर में वो कौन कौन से कैरेक्टर या कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करें जिससे इंसुलेटर सेमी कंडक्टर में चेंज हो जाए, क्योंकि सेमी कंडक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर आवर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स। तो दो रास्ते हैं, दो रास्तों के द्वारा हम सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पहला वे है हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, या दूसरा वे है हम उसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर दें जिसे हम डोपिंग के नाम पर जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम किसी सेमी कंडक्टर का क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर इजीली मूव करना शुरू कर देता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मीन्स मोबिलिटी बढ़ेगी, मीन्स मोशन बढ़ेगा, और लोअर एनर्जी पर रिवॉल्व होने वाला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पर रिवॉल्व करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो पहला रास्ता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सेकंड वे है टू मिक्सिंग द इम्प्योरिटीज़, दैट इज़ नोन एज द डोपिंग। मीन्स दूसरा रास्ता है डोपिंग। डोपिंग की मदद से ये टर्म्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन्स बाय डोपिंग एंड देयर एग्जाम्पल। तो डोपिंग है क्या, यह वह वे है जिसमें हम कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं किसकी, सेमी कंडक्टर्स की, और या हम इंसुलेटर को किस में चेंज कर देते हैं, सेमी कंडक्टर में चेंज कर देते हैं। कहा जाता है मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन अ सॉलिड क्रिस्टल इज़ नोन एज द डोपिंग। मीन्स यदि हम किसी प्योर क्रिस्टल में इम्प्योरिटी इंक्रीज़ करते हैं तब वह प्रोसेस डोपिंग कहलाती है। डोपिंग के कारण सेमी कंडक्टर की कंडक्टेंस जो होती है या कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैटायन वैकेंसी कैन बी इंक्रीज बाय डोपिंग, हेंस डोपिंग मीन्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैटायन इन दोनों की वैकेंसी ज़्यादा हो जाती है, और इस तरह कारण से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। हमारे पास टू टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। दीज सेमीकंडक्टर आर डिटेल लर्नड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। लास्ट वन, इसी में सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। आप फिजिक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, कुछ की वर्ड्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के जो आज कंपोनेंट्स आर फॉर्म कम्बिनेशन ऑफ आजकल की जो भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें अलग अलग तरह के एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर यूज़ किए जाते हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर। इसी तरह डायोड का यूज आप रेक्टिफायर में करते हैं, फोटो डायोड का यूज़ सोलर सेल में किया जाता है, ट्रांजिस्टर का यूज एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में किया जाता है। नंबर ऑफ यूजफुल सॉलिड आर प्रिपेयर्ड बाय ग्रुप 13, 15, 12 और 16 एलिमेंट, जैसे गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर हैव वेरी फास्ट रिस्पांस। सो डियर स्टूडेंट, हमने क्या जाना, हमने जाना कि इलेक्ट्रिक बिहेवियर के आधार पर सॉलिड कितने तरह के थे, तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर थे। फिर हमने सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए या तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, या तो डॉपिंग के थ्रू उसमें हमने क्या किया, इम्प्योरिटी मिक्स की, जिससे एन और पी टाइप के हमें सेमीकंडक्टर मिले, और एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का यूज हमने डाइवर्सिफाई फॉर्म में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमने करना शुरू किया। नेक्स्ट वन आता है, हाँ यस, एक टर्म छूटा जा रहा था, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को यदि हम कुछ शब्दों में समझना चाहें तो क्या समझें। तो आपने जाना कि ये एन टाइप हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, हम इनको डोपिंग के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। तो डोपिंग के थ्रू प्रिपेयर करते हैं मीन्स इसमें हम क्या मिक्स करते हैं, इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। यदि हम सब्सटेंस में
यदि हम पर्टिकुलर किसी सॉलिड में ऐसे सब्सटेंस इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिक्स करते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, डोपिंग वह प्रोसेस है जिसमें इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है। यदि हम मिक्स करने वाली इम्प्योरिटी में इस तरह का मटेरियल यूज करें कि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, तब जो भी सेमीकंडक्टर डेवलप होगा वो एन टाइप का होगा। जबकि इम्प्योरिटी में यदि लेस इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा, वो पी टाइप का होगा। सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सॉलिड 4-5 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। शुरू करते हैं, कीवर्ड्स पर बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो अट्रैक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। समझिएगा, यदि किसी मटेरियल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड पर ले जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड यदि उसे अट्रैक्ट करती है तो पैरामैग्नेटिक है। ऑन द बेसिस आप केमिस्ट्री कैसे जज करेंगे? तो आपने कहा सर उसके बैलेंस सेल पे कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंस सेल में है तो वो कैसा नेचर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। सेकंड है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो रिपेल होता है या प्रतिकर्षित होता है मैग्नेटिक फील्ड पर, तो वो डायमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई रिजल्टेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को शो करता है। और लास्ट में है एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो रिजल्टेंट शो करता है। और फेरी मैग्नेटिक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस रिजल्टेंट होता है मैग्नेटिक मोमेंट के, यदि हम फेरोमैग्नेटिक से उसे कंपेयर करते हैं। 2 बातें जरूर ध्यान रखिएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बैलेंस सेल में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, तब वो पैरामैग्नेटिक होगा। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बैलेंस सेल में कम से कम पेयर इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए? पेयर होना चाहिए, तब वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।